Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of 2 दिसंबर 2023. तो आज इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, हम लोग वो देखेंगे। और सबसे पहले अभी ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया ऑफर टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट, तो इसका ये ज्यादा आर्टिकल है तो हम इसको पहले देखते हैं, फिर बाकी सारे जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हम सारे कवर करेंगे। तो पहले ये है, इंडिया ऑफर्स टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट at a conference of parties 2028. Modi requests countries to join India on its green credit initiative. He says all humanity is bearing the cost of exploitation by a few. तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। Refraining from fresh commitment to contain global temperature rise, Prime Minister Narendra Modi, in his address at COP28, offered to host the third edition of annual summit due to 2028 in India. Or he said that developed countries ought to be or vacating the carbon space before 2050, and made a pitch for countries to join India on its green credit initiative, which was a non-commercial मतलब कि कोई फंड नहीं देना है, लेकिन ज्वाइन करना पड़ेगा और जो इनकी इनिशिएटिव है उनको फॉलो करना पड़ेगा। एफर्ट टू क्रिएट ए कार्बन सिंक, कि कार्बन को जो है इतनी तेजी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये सारी चीजों को कम करने के लिए ए प्रपोजल टू होस्ट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अदर सिग्नेटरीज टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये प्रपोजल जो है वो होस्ट किया गया है यूएनएफसीसी के द्वारा। इंडिया जो है प्रीवियसली होस्ट किया था 2002 में। और स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज रूथलेसली एक्सप्लॉइटेड नेचर बट द इंटायर ह्यूमैनिटी इज बियरिंग द कॉस्ट ऑफ इट। तो उससे क्या है कि कुछ लोग तो इसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, लेकिन इसका जो है इसका कॉस्ट बियर करना पड़ता है सारे पीपल्स को, और इसका सारा जुर्माना जो कहते हैं या फिर वो भुगतान देना होता है वो सारे पीपल्स देते हैं, स्पेशली द इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्लोबल साउथ। जो ग्लोबल साउथ में रहते हैं उनको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। और ये जो है सेल्फलेसनेस ऑफ ए फ्यू विल लीड टू द वर्ल्ड इनटू डार्कनेस। और बहुत सारे लोग जो सेल्फलेस की तरह काम करते हैं और सेल्फिशनेस की तरह काम करते हैं, उनकी वजह से ना हमारा जो वर्ल्ड है वो डार्कनेस की तरफ बढ़ रहा है। और not just for themselves but for the entire world. He said that high level segment of summit saw leaders and head of the state from several countries make statement on their response to climate change. तो जितने भी हैं हाई लेवल के जो कंट्रीज के जितने भी लोग आए थे जो समिट में थे, उन्होंने अपना जो भी रिस्पॉन्स है सब क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग दिया है। अभी है कि अभी ये ज्यादा आर्टिकल इसी का बहुत सारे जगह पे सेम आर्टिकल है, तो हम लोग वो भी देख लेंगे डिटेल में। India offers to host 2028 climate meet. Though Mr. Modi described the green credit scheme, the non-commercial in notification by Environment Minister last October, ये जो green credit initiative जो स्कीम आया है और तो वो नॉन कमर्शियल है, उसका जो है नोटिफाई किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री लास्ट अक्टूबर में। और ये जो स्कीम है ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है इनोवेटिव मार्केट बेस्ड ऑन मैकेनिज्म डिजाइन टू इंसेंटिवाइज वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। तो ये जो इनोवेटिव मार्केट बेस्ड जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से डिजाइन किया है कि वो जो इन्वायरमेंट को इंसेंटिवाइज करे, मतलब उसको हेल्प पहुंचाए, और ये सारे डाइवर्स सेक्टर्स में यूज किया जाएगा, जैसे कि इंडिविजुअल्स हो गए, कम्युनिटीज हो गए, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गए एंड कंपनीज हो गया, ये सारे जगह पे। और ये जो ग्रीन क्रेडिट स्कीम है वो जनरेट किया गया है क्रेडिट्स फॉर प्लांटेशन ऑन वेस्ट एंड डिग्रेडेड लैंड्स एंड रिवर कैचमेंट एरियाज, ताकि उससे क्या होगा कि ये रेजुवनेट करेंगे या रिवाइव करेंगे नेचुरल इकोसिस्टम को। और फिर क्या है कि मोदी जी ने बोला है कि वो एटलीस्ट 3 पब्लिक वो इंगेजमेंट करेंगे इन हिज 1 डे विजिट में। और वो कौन कौन से होंगे कि जो इंडिया जो है कमिटमेंट किया है ग्लासगो में, इंडिया ने जो लास्ट जो हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें जो कमिटमेंट किया था उन्होंने कि वो कट करेंगे एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इंडिया जीडीपी
by 45% and increase the share of non fossil fuels by 50% by 2030। और ये भी उन्होंने बोला है कि और वो नेट जीरो का जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि 2070 तक वो नेट जीरो कर देंगे। नेट जीरो क्या, कार्बन नेट जीरो। और फिर उसके बाद ही वेलकम अप्रूवल ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड बाय COP28 ऑन थर्सडे। और उन्होंने ये भी बोला कि और विच हैज सो फाइनेंशियल कमिटमेंट वर्थ एटलीस्ट $500 million, समथिंग दैट हैज रेज्ड द होप्स ऑफ ऑल। तो उन्होंने ये भी 500 million डॉलर से देने का इसमें फंड लगाने की बात की है, जिससे लोगों की होप्स बहुत बढ़ गई है। और वेलकमिंग द $30 billion क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड अनाउंस्ड बाय कॉप होस्ट यूएई ऑन फ्राइडे। और यूएई ने भी बोला है कि वो इतना फंड लगाएंगे $30 बिलियन। और मोदी सेड कंट्रीज मस्ट फाइनलाइज ए न्यू टारगेट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। और अभी है ना, जैसे कि पहले था कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 100 बिलियन डॉलर देंगे पर ईयर, लेकिन वो ऐसा दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि एक नया फाइनलाइज करना चाहिए कि क्लाइमेट फाइनेंस किसको कितना देना होगा। और उसी को उन्होंने बोला है कि न्यू कलेक्टिव और क्वांटिफाइड गोल NCQG। और ये जो और न्यू क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट दैट डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट मेक टू डेवलप कंट्रीज एक्सेलरेट द वर्ल्ड ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। और इस टाइप से अगर ये जो कंट्रीज है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इससे क्या होगा कि बूस्ट मिलेगा और फिर वो लोग जो ज्यादा डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल पे तो उससे कम हो जाएंगे। और ये जो इनिशियल गोल जो सेट किया गया था 2009 में was transferred nearly $100 billion a year to developing countries via Green Climate Fund, or only a small fraction of tranche was actually realized। और 100 बिलियन डॉलर कमिटमेंट इज सेट टू एक्सपायर इन 2025। तो ये जो है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने 2019 में जो इनिशिएटिव हुआ था तो लिया था कि उन्होंने कि वो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको हर साल वो $100 बिलियन देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। और कुछ ही कंट्रीज ने ये दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया। और ये जो इनिशिएटिव है वो 2025 में एक्सपायर होने जा रहा है। इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं कि नया एक इनिशिएटिव लाना चाहिए और ऐसा इनिशिएटिव लाना चाहिए जो फुलफिल हो सके। और फिर मोदी जी रिटरेटेड न्यू फाइनेंशियल टारगेट शुड नॉट मीन डेवलप्ड कंट्रीज फॉरगेट देयर कमिटमेंट टू द और GCF और जो ग्लोबल कमर्शियल फैसिलिटी है एंड एडेप्टेशन फंड और सेटअप इन 2001। और ये मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये जो नया इनिशिएटिव लाया जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराना जो इनिशिएटिव लिया गया था उसको जो डेवलप्ड कंट्री है वो भूल जाए, और जो एडेप्टेशन फंड की भी जो बात की गई थी 2001 में उसको भी वो लोग भूल जाए। ये जो नया वाला फंड आएगा तो लेकिन पुराना वाला जो इनिशिएटिव लिया गया था उसको फुलफिल करना ही होगा। ये जो एडेप्टेशन फंड में क्या बात थी कि एडेप्टेशन फंड में ये जो थी कि ये 2001 में बनाया गया था और इसका मकसद क्या था कि $800 मिलियन दिया जाएगा क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज को $800 मिलियन से दिया जाएगा। और फिर ये जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है शुड वर्क टू एंश्योर दैट एफोर्डेबल फाइनेंस इज मेड अवेलेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज और एंड डेवलप्ड कंट्रीज शुड एलिमिनेट दियर कार्बन फुटप्रिंट बिफोर 2050। और ये भी बोला जा रहा है कि जो मल्टी डेवलपमेंट बैंक है वो एफोर्डेबल फाइनेंस देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो लोग 2050 से पहले ही ये जो कार्बन है और कार्बन से का जो यूज करते हैं या कार्बन ज्यादा बढ़ाने में वाली जो भी चीजें यूज कर रहे हैं तो उसको छोड़ देना होगा। अब देखते हैं ये मोदी डेमोन्स्ट्रेट मिस्टर मोदी डेमोन्स्ट्रेटेड विजन एट COP28 by outlining crucial mechanism for global collaboration through green credit initiative। तो वो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं क्या कि सारे कंट्रीज को मिलके ये कोलैबोरेट करना चाहिए। Now the initiative has been sent out to the world for global cooperation on it. The re-emphasis on sustainable lifestyles as in Glasgow is a call for environmentally conscious living। और ये जो ग्लासगो में हुआ था तो इसको बोला जा रहा है कि ये कॉन्शियस लिविंग की बात की गई है उसमें। और सेड किसके द्वारा बोला गया है, अरुण नाभा घोष और CEO है काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। तो ये हो गया। अभी इसका एक और आर्टिकल है एडिटोरियल में तो हम वो भी कैप्चर करेंगे। तो इसी से एडिटोरियल का आर्टिकल है इसी से रिलेटेड तो वो भी देख लेते हैं। फाइंडिंग फंड्स
तो लॉस एंड डैमेज फंड इज फाइनली ऑनलाइन बट मोर नीड्स टू बी डन। अभी क्या है कि लॉस एंड डैमेज जो है वो फंड हो रहा है ऑनलाइन के द्वारा, पर हमें और भी फंड की जरूरत है। ए हेल्दी लॉस एंड डैमेज फंड ए 3 डिकेड ओल्ड डिमांड, और ये जो है 30 साल पहले से डिमांड चला आ रहा है, इज ए फंडामेंटल एक्सप्रेशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। और द LND फंड इज कॉर्पस ऑफ मनी एंड टेक्नोलॉजीज दैट विल रिप्लेनिश्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। और ये जो है, ये जो कंट्री, ये जो अभी फंड मांगा जा रहा है और कि डेवलपमेंट को और ये जो डिमांड पूरा करने के लिए, लेकिन ये डेवलप्ड कंट्री से मांगा जा रहा है, और इसलिए क्योंकि ये जो जितना भी ये जो डैमेज किया हुआ है वो डेवलप्ड कंट्री का ही किया हुआ है। ये जो अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, या फिर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो डिमांड कर रही है 30 ईयर से, तो वो उनका किया हुआ नहीं है, क्योंकि जितने भी ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अब डेवलप कर रही हैं और अब जाके उन सारी चीजों का यूज कर रही हैं जो पहले डेवलप्ड कंट्रीज कर चुके हैं, or used by the rest of response to more affordable effect of climate change. On the first day of COP28 climate talk underway in the United Arab Emirates, representative of member state agreed to operationalize the LND fund. और ये जो announcement था, announcement was clearly won at the end of COP27 talk in Egypt last year. और ये जो announcement किया गया था COP27 में ही, जो last year हुआ था इजिप्ट में, or member state agreed to launch such a fund, thanks largely to the steadfast effort of a G77 block of countries plus China led by Pakistan, और 4 countries of the transnational committee, ये जो 4 countries थे transitional committee के, were followed to determine how its money would be dispersed। और उन्होंने ये बोला कि अगर ये मनी मिलता है तो कैसे सारे लोगों में ये बटेगा। बट द इशू इन द TC4 मीटिंग, पर ये जो ट्रांजिशनल कमिटी थी उसका जो फोर्थ मीटिंग हुआ, तो उसमें ये जो है इशू आया कि विच स्पिल्ड ओवर इनटू ए एड होक, और उस समय भी कोई डिसीजन नहीं हो पाया और ये वापस ट्रांसफर हो गया ये जो ट्रांजिशनल कमिटी 5 मीटिंग हुई थी उसमें। और वहां से कहा ये जो है हाईलाइट हाउ द न्यूली ऑपरेशनलाइज्ड फंड वाइल सिग्नलिंग optimized at COP21 and diplomatic victory for its Emirati president has crucial issue। अब ये जो है एक ट्रांजिशनल कमिटी बैठाई गई कि कैसे फंड का अलॉटमेंट होगा और किसको कितना मिलेगा, लेकिन अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हो पाया है, जबकि TC4 में और TC5 में भी मीटिंग हुई लेकिन कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया। अब देखते हैं क्या कि फर्स्ट इट विल बी होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर एन इंटरिम पीरियड ऑफ 4 years एंड विल बी ओवरसीन बाय एन इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट। और ये जो पहले जो मीटिंग हुई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा हुई थी, और ये जो 4 years के लिए जो इंटरिम मीटिंग हुई थी, इंटरिम मीटिंग क्या होता है, जो परमानेंट नहीं होता है, या फिर जब उनका पीरियड खत्म होने वाला होता है तो वो जो लास्ट मीटिंग होती है उसको बोलते हैं इंटरिम मीटिंग। या और द बैंक इज expected to charge a significant overhead fee. Developing countries resisted his proposition at first before yielding at TC5 मीटिंग इन एक्सचेंज फॉर सम कंसेंसस। और सेकंड दूसरा क्या है, और इसमें है क्या कि ये जो बैंक है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ये जो सिग्निफिकेंट ओवरहेड फी है वो चार्ज किया जाएगा, और डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्होंने अपना जो है जो यील्ड जो पाने से पहले ही उन्होंने ये जो क्या प्रोपोजिशन होगा ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, और T5 मीटिंग में भी कुछ खास नहीं निकल के आया है। तो अभी देखते हैं क्या, while some countries have committed announcement to the fund from $10 million by Japan to $100 million each by Germany and UAE, whether they will periodically replenished is not clear। और ये तो बोला गया था कि $10 million दिया जाएगा जापान के थ्रू और $100 million दिया जाएगा जर्मनी एंड यूएई के थ्रू, पर ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और ये लोग दिए भी नहीं है, तो ये रिप्लेनिश हो रहा है। और the commitment amounts were also insufficient, totaling $450 million for now against a actual demand for several billion dollars। अभी जितना जिन लोगों ने ये तो बोला कि हम इतना देंगे इतना अमाउंट देंगे, लेकिन उसमें से उन्होंने कम ही दिया है, तो जो भी इन सारे का मिलाकर भी $450 million ही हो पाया है अभी तक, और जो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है।
This shortfall, though it is premature to deem so, comes against the backdrop of developed countries missing their 2020 decline of to mobilize a promised 100 बिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंस। अब ये बोला जा रहा है क्या, जितना तो इन लोगों ने बोला था कि ये जो 100 बिलियन डॉलर देंगे, लेकिन उसका तो इन लोगों ने उसका हाफ एंड हाफ भी नहीं दिया है, क्योंकि और ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो मिस कर रहे हैं अपने जो 2020 को जो डिक्लाइन तो हुआ है, मोबिलाइज प्रॉमिस कि 100 बिलियन वो डॉलर देंगे हर साल। तो ऐसा तो कुछ वो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद फाइनेंस एंड मैनेजिंग टू डिलीवर ओनली 89.6 बिलियन इन 2021, और अभी तक उन लोगों ने सारे मिला करके उन्होंने सारे कंट्रीज ने $89.6 ही दिया है 2021 में। और नेक्स्ट, the contribution are voluntary even as every country has been invited to contribute। और ये जो है कि सारे कंट्री को इनवाइट किया गया था कि वो कंट्रीब्यूट करे, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। फाइनली द वर्ल्ड बैंक विल हैव टू मीट सम कंडीशन ऑन मैनेजिंग द फंड इंक्लूडिंग ए डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इट इज नॉट ब्रोक्ड सो फार एंड सबमिट ए रिपोर्ट टू द पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट। अब वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है कि अब इसके लिए कुछ एक इसके ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमें ये मीटिंग बैठाना होगा और कुछ कंडीशंस लाना होगा ताकि ये लोग फंड दे सके, और जो वहां की जो है और जो ट्रांसपेरेंसी भी लानी होगी कि जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के मेंबर हैं उन सबसे को रिपोर्ट देना होगा कि इतना इतना फंड मिला है और इतना इसको कहाँ पे किस चीज में अलॉटमेंट होगा। और इफ इट्स स्टीवर्डशिप इज डिटरमाइंड टू बी अनसुटेबल द फंड कैन एग्जिट द वर्ल्ड बैंक। और अगर ये जो है कि ये अभी तो एक ये जो अगर अनसुटेबल लगता है तो फंड जो है, तभी ये जो फंड है ना, सब लोगों को अगर ये सुटेबल लगता है कि अगर इसमें जो मान जाते हैं तभी वर्ल्ड बैंक अपना फंड प्रोवाइड करवाएगा। और ये जो एल फंड है, कंटेंट नीड टू बी इजिली असेसिबल टू दोज हु नीड द मोस्ट। और ये भी बोला जा रहा है कि जो एल फंड मिलता है तो एक तो ये असेसिबल होना चाहिए, इजिली मिल जाना चाहिए, और दूसरा कि जो जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है फंड की उसको पहले मिलना चाहिए। और सेंस पेडेमिक ब्यूरोक्रेटिक और हर्डल्स ने, और इस मैगजीन के थ्रू और ये जो है और सेंट पेडेमिक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड इन इनसफिशिएंट क्वांटिटीज, और ऐसा भी नहीं कि और उनको पूरा मिलना चाहिए और इनसफिशिएंट क्वांटिटीज में नहीं मिलना चाहिए। और things stand there is a little guarantee that any of these requirement will be met। और उसकी भी अगर कोई ऐसी ये रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उनको भी फंड मिलना चाहिए। while the L&D fund is finally online and a lot more needs to be done। और अब ये जो L&D फंड है वो ऑनलाइन मिलेगा और अभी इसमें बहुत कुछ आना बाकी है। तो ठीक है, इसका तो हमने आर्टिकल कवर कर लिया। अभी देखते हैं कि इसका और कहाँ पे है आर्टिकल, तो हम लोग वो भी देखते हैं। अब देखते हैं, यूएई अनाउंसेस 30 बिलियन फंड टू बूस्ट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट। अब बोला जा रहा है क्या कि ये जो 30 यूएन ने अनाउंसमेंट दिया है कि वो 30 बिलियन डॉलर देंगे इन्वायरमेंट को और क्लाइमेट को बूस्ट करने के लिए। तो देखते हैं, द यूएई होस्ट द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 announced a 30 billion commitment to an investment fund called or Altra, or the privately managed fund aims to mobilize 250 billion globally by 2030 and the largest of its kind geared towards a climate investment। और इन्होंने बोला है क्या कि ये जो है ना अल्ट्रा के नाम से ये जो फंड देंगे 30 बिलियन डॉलर और एंड ट्रांसफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। और उससे क्या होगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग जितने भी जो ट्रांसफॉर्मिंग इमर्जिंग जो मार्केट है, जो अभी मार्केट डेवलप्ड कर रही है और डेवलपिंग इकोनॉमीज है, उससे उसको बूस्ट मिलेगा। और फ्रॉम द इनिशियल ट्रांचे एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट हैज बीन earmarked for the development of over 6 gigawatt a 1 GW is a 1000 वो मेगावाट ऑफ न्यू क्लीन एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया। और उससे क्या होगा कि ये लोग जो है 6 गीगावाट एनर्जी जो कैपेसिटी है वो डेवलप कर पाएंगे। दिस इंक्लूड्स एस्टैब्लिशिंग 1200 मेगावाट ऑफ विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट दैट विल बिगिन प्रोड्यूसिंग क्लीन पावर बाय 2025। तो उससे क्या होगा कि ये जो है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में इन्हांसमेंट होगा और 2025 तक क्लीन पावर का डेवलपमेंट हो जाएगा।
और ये भी बोल रहे हैं क्या, ये जो कॉप 28 प्रेसिडेंट है सुल्तान अहमद अल जाबिर, जो विल चेयर द फंड एंड डायरेक्टर जनरल माजिद अल सुवैदी will serve its chief executive officer। और ये जो अल्टेरा है has been established by Lunet and independent global investment manager और is domiciled in the Abu Dhabi global market। और वहां से ये सब फंड अलॉटमेंट होगा। और मिस्टर अल जबेर है while facing criticism for his dual role as the CEO of Abu Dhabi National Oil Company while holding the region of COP 28 और प्रेसिडेंसी। और ये जो अल जबेर है उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने दो दो पोस्ट अभी को होल्ड कर रहे हैं। एक तो जो COP 28 है उसके चेयरमैन भी है और ये जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनीज है उसके सीईओ भी है। तो क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं है कि वो ये दो जगह होल्ड कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म इसलिए है कि एक तो जो ऑयल कंपनीज है जो खुद फॉसल फ्यूल यूज करती है सबसे ज्यादा, तो उसके उसके सीईओ है। और दूसरा कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसका मेन एजेंडा ही है कि इसमें फॉसल फ्यूल यूज नहीं करना है, क्लीन एनर्जी यूज करना है जो, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यूज करना है, तो उसमें भी ये होस्ट कर रहे हैं। और जो ऑयल कंपनीज है उसके भी सीईओ है। तो एक तरफ तो वो फॉसिल फ्यूल निकालने का काम कर रहे हैं, मतलब यूज करने का काम कर रहे हैं, दूसरे तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं हमें ये यूज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। और said he committed to involving wide range of entities, governments, private sector, renewable energy companies, oil and gas firms to be able to deliver a successful outcome at the conference of parties and push the world closer to keeping temperatures from rising beyond 1.5 डिग्री सेल्सियस। और ये सारी चीजें जो है ना हर तरफ, ये जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज है, वो सब अगर सक्सेसफुली काम कर जाती है, जा रहा है कि ये जो अगर वाइड रेंज ऑफ एंटिटीज है जैसे गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हो गई, तो ये सारी जो है अगर सक्सेसफुली अगर काम कर जाती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, तो उससे क्या होगा कि ये जो हर साल जो 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा। और ये जो क्लाइमेट फोकस्ड है, तो ये देखते हैं डिटेल में क्या है। ये जो अल्टेरा है प्रोवाइड ए ट्रांसफॉर्मेशनल सॉल्यूशन फॉर अट्रैक्टिंग प्राइवेट कैपिटल। और ये जो प्राइवेट, क्योंकि ये जो है ये खुद वहां के 30 बिलियन डॉलर देने की बात बोली गई है, तो वो उनकी तरफ से खुद बोला गया है। तो ये प्राइवेट कैपिटल है और इट्स स्केल एंड स्ट्रक्चर विल क्रिएट ए मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन क्लाइमेट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट एंड मेकिंग इट ए व्हीकल लाइक नो अदर। तो इससे क्या होगा अगर ये मिलता है तो ये फोकस करेंगे क्लाइमेट पे और ये जो है ना और इन्वेस्टमेंट पे उसके। और इट्स लॉन्च रिफ्लेक्ट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी प्रेसिडेंसी एक्शन एजेंडा एंड द यूएई एफर्ट्स टू मेक क्लाइमेट फाइनेंस अवेलेबल। तो उससे क्या होगा कि ये जो वहां की प्रेसिडेंसी है वो देगी और क्लाइमेट के लिए हमेशा फंड अवेलेबल होगा, और तो अवेलेबल होगा, एसेसिबल होगा और एफोर्डेबल होगा, ही सेड। और बाय 2030 इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज विल रिक्वायर रिपोर्टेडली 2.4 ट्रिलियन एवरी ईयर। और ऐसा बोला जा रहा है क्या, जिस हिसाब से अभी जो है क्लाइमेट की बात चल रही है, तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हर साल 2.4 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। और अल्टेरा विल हैव 4 की वर्टिकल्स नेमली, और उन्होंने 4 की वर्टिकल्स भी दिया है जो कि जैसे एनर्जी ट्रांजिशन, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन, सस्टेनेबल लिविंग एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। तो ये अल्टेरा का ये 4 एजेंडा है। तो ठीक है, हमने इसके जितने भी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के सारे आर्टिकल वो कैप्चर कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। revenues rise to 1.68 lakh crore in November, fastest growth with this fiscal। अब ये जो है ना कंसिस्टेंट रेवेन्यूज देखते हैं। जीएसटी रेवेन्यूज ग्रोज बाय 15.1% in November 2023 in comparison to the same month last year। तो नवंबर 22 में इतना था और 1.50 था, लेकिन अभी नवंबर 2023 में देखें तो 1.68 लाख करोड़ है। अभी इंडियाज ग्रॉस गुड एंड सर्विस टैक्स और रेवेन्यूज ग्रो 15.1% इन नवंबर, हिट नियरली 1.68 लाख करोड़ और थर्ड हाईएस्ट मंथली टैली सो फार फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है उससे अभी इतना ज्यादा ये जो थर्ड हाईएस्ट मंथली जो वो टैली किया है। दिस इज द फास्टेस्ट अपस्टिक इन
tax collection so far in 2023 to 2024, surpassing the 10-month high growth of 13.4% in October. अब ये जो है ना, जो अक्टूबर में 13.4% आया था, तो ये उसको भी सरपास करके अभी क्या है कि 15.1% आ गया है नवंबर में। और टैक्सेस फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस एंड सर्विस इंपोर्ट्स रोज ओवर 20%। एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड ये जो ट्रांजैक्शन है और सर्विस इंपोर्ट है वो इंक्रीज कर गया है 20%। और और this is the sixth time in this fiscal year that revenues have crossed 1.6 ये लाख करोड़। और ये जो है वो सिक्स्थ टाइम ऐसा हुआ है कि 1.6 लाख करोड़ ये इंक्रीज कर गया है रेवेन्यू। और नवंबर से रेवेन्यू included central GST of 30,420 crore, state GST 38,226 crore, and integrated IGST 87,009 crore, which included 39,198 crore collected on import of goods and GST compensation. Cess inflow stood at 12,274 crore, including 1,036 crore collected on import of goods. So, between April and November 2023, GST revenues are now up 11.9 compared to the same period of 2022 to 2023. अभी ये बोला जा रहा है कि अप्रैल से लेकर के नवंबर तक इसमें 11.9% इंक्रीमेंट हुआ है। लास्ट ईयर का अप्रैल से नवंबर तक के जो भी था उसका अगर हम लोग कंपैरिजन देखें तो November revenues may partly reflect the later onset of festive season this year। और ये जो नवंबर में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट इसलिए हुआ है कि ये जो फेस्टिव सीजन था और इस बार के फेस्टिव सीजन में बहुत ज्यादा ही खरीदारी हुई, उससे क्या हुआ कि इनकम का ज्यादा ग्रोथ हुआ और मनी मल्टीप्लायर हुआ। और मनी मल्टीप्लाई क्या होता है, ये जो मनी मल्टीप्लायर है तो इससे क्या होता है कि मनी जो है आपके एक हैंड से दूसरे हैंड में जाता है, दूसरे से तीसरे। तो ये जो मनी का जो रोटेशन है और जो फ्लो है वो बहुत इंक्रीज होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट मिलता है। तो जितना भी मनी मल्टीप्लायर होगा उससे ज्यादा तो उतना ही आपका ये जो इकोनॉमी है वो भी ज्यादा बूस्टअप होता जाएगा, तो उसमें भी इंक्रीमेंट आएगा। और रिकॉर्ड बाय आईसीआरए चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, उन्होंने ये कहा है। और वी एक्सपेक्ट सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन टू मॉडेस्टली एक्सीड द बजट एस्टिमेट्स। और उन्होंने ये भी बोला है क्या कि ये जो सेंट्रल जीएसटी है वो एक्सीड कर गया है बजट एस्टिमेट को भी। अमॉन्ग द स्टेट्स मणिपुर वाज द ओनली वन to record a negative growth in revenues as a GST collection failed 21%, while the Union Territory of Lakshadweep saw a 15% drop, or revenue of 13 states grew at or higher than the 20% pace averaged nationally from domestic transactions, lead by Nagaland 99%, अरुणाचल प्रदेश 48% एंड हरियाणा 44%। तो ये बोला जा रहा है क्या कि ये जो जितना भी बजट है उसमें मणिपुर ने ही 21% फेल डाउन किया है, उसका ही सिर्फ नेगेटिव आया है। और लक्षद्वीप है उसका भी 15% नेगेटिव आया है। बाकी जो 13 स्टेट है उन सबका जो जितना आता था जनरली उससे भी उन लोगों ने ज्यादा इंक्रीमेंट किया है। तो मतलब वो लोग प्लस में है, 20% प्लस में है। और जैसे नागालैंड है वो 99% है, अरुणाचल प्रदेश है वो 48% है, और हरियाणा जो है 44%। मतलब इतना परसेंट का उन्होंने इंक्रीमेंट किया है। तो अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। तो अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल क्या है। आरबीआई और बीओई एग्री टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन सीसीआईएल। अब देखते हैं आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड ऑन फ्राइडे साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कंसर्निंग कॉपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो उन लोगों ने एक मेमोरेंडम साइन किया है कि वो अपने इंफॉर्मेशन जो शेयर करेंगे वो एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन और ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उससे। तो ये जो एमओयू ये एस्टैब्लिश्ड क्या करेगा, फ्रेमवर्क फॉर द बैंक ऑफ इंग्लैंड टू प्लेस रिलायंस ऑन आरबीआईज रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी एक्टिविटीज। तो उससे क्या होगा, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो क्या करेगा, जो आरबीआई को एक सुपरवाइजरी और रेगुलेट करेगा कि ताकि उनके एक्टिविटीज में इन्हांसमेंट हो। और ये जो एमओयू है also demonstrate the importance of cross-border cooperation to facilitate international clearing activities, and the BOE जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड कमिटमेंट टू डिफरेंस
टू अदर रेगुलेटर्स। अब इससे क्या होगा, ये जो एमओयू साइन हुआ है, तो इससे तो क्या होगा, ये क्रॉस बॉर्डर जो कॉपरेशन है वो बूस्ट होगा, और जो फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल क्लियरिंग एक्टिविटीज को। और उसके बाद इट एडेड नोटिंग दैट एमओयू विल इनेबल बैंक ऑफ इंग्लैंड टू असेस द एप्लीकेशन ऑफ सीसीआईएल, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसको भी ये क्या करेगा, एसेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर रिकॉग्निशन एज ए थर्ड कंट्री ऑफ सेंट्रल काउंटर पार्टी। तो ये जो है, इस तरह से जब इन्वॉल्वमेंट होगा ना, तो जो हम कंट्रीज जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में क्या होगा कि जो अभी, तो इससे इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि बूस्ट अप मिलेगा, कि ये जल्दी से इन्हांसमेंट होगा, और ये जो जीडीपी वगैरह भी ग्रोथ होगा। और फिर हमें कैसे क्या ऐसे रूल रेगुलेशन लाना चाहिए, क्या आरबीआई को कैसे स्टेप उठाना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी में, हमारे ग्रोथ में इन्हांसमेंट हो, उसके लिए भी बहुत बूस्ट अप मिलेगा। और ये जो एमओयू है वह साइंड बाय आरबीआई डिप्टी गवर्नर टी राबी शंकर एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड डिप्टी गवर्नर फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सारा ब्रिडन, उनके बीच में साइन हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं दूसरा आर्टिकल। तो ये देखते हैं, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, वे रेल लिंक थ्रो रेयर अर्थ हर्टलैंड। तो ये यहाँ पे छोटा सा आर्टिकल है, इसको भी कवर कर लेते हैं। चाइना एंड वियतनाम आर वर्किंग ऑन ए पॉसिबल सिग्निफिकेंट अपग्रेड ऑफ देयर अंडर डेवलप्ड रेल लिंक टू बूस्ट ए लाइन दैट क्रॉस वियतनाम्स रेयर अर्थ हर्टलैंड एंड reaches the country's top port in the north, or the talk are part of preparation for पॉसिबल विजिट टू हैनोई इन कमिंग वीक बाय चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। उन्होंने, तो ये है क्या कि चाइना और वियतनाम मिलके एक रेल लिंक बना रहे हैं जो पास करेगा किससे, वियतनाम रेयर रेयर अर्थ हार्टलैंड से। तो उससे क्या होगा, ये जो कंपनीज के ये जो कंट्रीज के टॉप पोर्ट पे पहुंच जाएगा। तो यही है कि ये लोग रेल लिंक बनाना चाहते हैं। और चलिए चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। अब चलिए देखते हैं दूसरा आर्टिकल। फिलीपींस सेट अप न्यू मॉनिटरिंग बेस इन साउथ चाइना सी। So the Philippines inaugurated a new Coast Guard monitoring base on Friday on the island occupied by Filipino forces in the disputed South China Sea, and plan to expand joint patrols with US and Australia to counter China's pure or bullying इन द स्ट्रैटेजिक वाटरवेज। और फिलीपींस सिक्योरिटी ऑफिशियल सेड, तो ये क्या कर रहे हैं क्या जी, ये जो न्यू कोस्ट गार्ड उन्होंने बैठाया है वहां पे, जो इनका आइलैंड ऑक्युपाइड है, और फिलिपिनो फोर्सेस उनके वहां पे, तो उससे क्या, और इन्होंने अपना जो ये एक्सपांड, ये पेट्रोलिंग एक्सपांड किया है किसके साथ, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ये चाइना को का काउंटर करना चाहते हैं इसीलिए। और हाई सीज फेस ऑफ बिटवीन चाइनीज एंड फिलीपींस शिप हैव इंटेंसिफाइड दिस ईयर इन द कंटेस्टेड वाटर fueling fears of a larger conflict that could involve the US। तो ये जो फिलीपींस का चल रहा है कि वाटर और फ्यूल फियर्स का, तो उसमें क्या हो गया है कि यूएस भी इन्वॉल्व हो गया है। अब देखते हैं क्या ये शिप ट्रैकिंग क्या है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर Eduardo Ano and other Philippine official flew to और ये Thitu Island ये on an Air Force plane on Friday, led a ceremony to open the newly constructed two-story center that will have radar, ship tracking and other monitoring equipment to monitor China's action in hotly disputed water and other problems including sea accidents। तो ये जो थ्यूटी आइलैंड है, और वहां पे क्या है कि एयरफोर्स जो प्लेन है वो बढ़ा दिया गया है, जिससे एक जो सेरेमनी और न्यूली कंस्ट्रक्टेड है वहां पे, और टू स्टोरी सेंटर बन रहा है, जिसकी वजह से हैव रडार और ये जो है शिप ट्रैकिंग हो रहा है, और ये मॉनिटर करेगा, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट टू मॉनिटर चाइनाज एक्शन इन हॉटली डिस्प्यूटेड वाटर। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक वहां पे ये रडार शिप बैठा दिया गया है, जो कि चाइना की जो एक्टिविटीज हो रही है वहां पे वो मॉनिटर करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही है, और ये थीटू आइलैंड पे, जहाँ पे एयरफोर्स बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पे ट्रैकिंग भी लगा दिया गया है कि चाइना के हर स्टेप पे अपना नजर बनाए रखे। तो अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। दूसरा आर्टिकल, तमिलनाडु गवर्नर cannot refer reenactment bills to president से सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने बोला है क्या कि
ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नर आर एन रवि को फॉर एग्जिबिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एब्स्टिनेसी बाय रेफरिंग 10 की बिल्स रीएनेक्टेड बाय स्टेट असेंबली टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन ऑन नवंबर 28। और ये बोल रहे हैं क्या कि ये उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहां के जो अभी रिसेंट जो आर एन रवि जो वहां के गवर्नर है उनकी, क्योंकि ये जो है वो बार बार एक जो वहां पे रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज रहे हैं और वो बिल को होल्ड करके रख ले रहे हैं। और 3 जज बेंच जो हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ said the governor having withheld his assent to the bills on November 13 cannot now refer the bills repassed by legislature to the president। अब ये जो है ना कि वो रेफर नहीं कर सकते हैं बिल को प्रेसिडेंट को जो पास कर दिया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा। और सीजेआई का ऐसा कहना है कि वंस द गवर्नर विथ होल्ड एसेंट he cannot or stultify the bills or he has to send them back to the assembly under the first proviso of article 200. Consequently, if the assembly repass the bills with or without amendment, the governor has no choice left but grant his assent to the bills in the reenacted form। अब ये कह रहे क्या कि अगर ये जो आर्टिकल 200 के तहत अगर ये जो लेजिस्लेचर है फिर से अगर अमेंडमेंट किए बिना या अमेंडमेंट करके बिल को अगर वो लोग फिर से पास करके गवर्नर के पास भेजते हैं तो गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो उसको रख ले अपने पास या फिर री इनेक्टमेंट के लिए भेजे। उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि वो उसको एसेंट दे देंगे। और द चीफ जस्टिस सेड दैट law has already seen settled by top court in its November 10 जजमेंट। और इन्होंने ये भी बोला कि ये जो लॉ है वो ऑलरेडी सेटल हो चुका है नवंबर 10 के जजमेंट में ही। वंस द असेंबली हैज रीपास द बिल और गवर्नर कैन नॉट से नाउ आई विल रेफर टू द प्रेसिडेंट। अगर आपको वो पहले ही करना है कि अगर आप पहले ही ये जो बिल कोई पास होके आता है तो आप गवर्नर के पास है ना रेफर कर दीजिए, प्रेसिडेंट के पास आप रेफर कर दीजिए। लेकिन एक बार जब ये बिल फिर से ये अमेंडमेंट हो करके या फिर से पास होके आ जाता है तो गवर्नर उसको एसेंट देगा और रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेंगे वो प्रेसिडेंट के पास। ये बोल दिया गया है सीजेआई के द्वारा। और द फर्स्ट प्रोविजन सो लास्ट लाइन इज वेरी क्लियर, इट सेज गवर्नर शैल नॉट विथहोल्ड एसेंट टू री एनेक्टेड बिल्स सेंट बैक टू हिम फॉर कंसेंट, द चीफ जस्टिस ऑब्जर्व्ड। अब इसका देखते हैं, ये बोला जा रहा है क्या कि जो भी बिल अगर पास होके आ जाती है तो गवर्नर के पास कोई राइट नहीं है कि ये विथहोल्ड करके रख ले, उनको एसेंट दे करके भेजना ही होगा। अब देखते हैं इसका डिटेल में आर्टिकल पेज 8 पे। तो अब देखते हैं द री इनेक्टमेंट बिल्स कैन नॉट बी सेंट टू प्रेसिडेंट। और ये सुप्रीम कोर्ट का अनाउंसमेंट है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी appearing for the governor countered that the governor had simply withheld assent on November 13। He had not sent back to the bill but had only communicated to the assembly that he had refused consent to the bill। अब उन्होंने ये जो है नवंबर 13 को जो वहां के अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमानी वो अपियर हुए थे गवर्नर के पद पे। और उन्होंने क्या किया, जो बिल वहां से पास होके आया तो उन्होंने क्या किया कि ये जो है ना विथहोल्ड करके और रख लिया और फिर उन्होंने और उस पर कोई बात भी नहीं की। तो फिर क्या हुआ कि अटॉर्नी जनरल सेड द फर्स्ट प्रोविजो ऑपरेटेड एट ए लेवल वेयर गवर्नर और विदाउट विथहोल्डिंग कंसेंट। और फिर अटॉर्नी जनरल का ऐसा कहना है कि गवर्नर है बिना किसी कंसेंट के ही वो विथहोल्ड करके नहीं रख सकते। और ये जो है सेंट मैसेज बैक टू द असेंबली सजेस्टिंग अमेंडमेंट टू स्पेसिफाई प्रोविजन और मेकिंग रिकमेंडेशन टू द बिल्स। और ये बोला गया कि वो बिना कुछ बात किए एक तो कंसेंट के लिए हुए वो एक विथहोल्ड करके नहीं रख सकते और दूसरा उनको या तो फिर लेजिस्लेचर को बोलना चाहिए था कि वो इसमें अपना अमेंडमेंट करे या फिर से उसके पास असेंबली में अमेंडमेंट के थ्रू या फिर और जो स्पेसिफिक प्रोविजन है उसके थ्रू वो रिकमेंडेशन दे बिल का। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। द असेंबली वॉज फ्री टू रिजेक्ट द गवर्नर्स सजेशन। और असेंबली जो है उनके गवर्नर्स के जो सजेशन है वो उसके लिए बाइंडिंग नहीं है, तो वो चाहे तो उनकी बात मान सकती है और वो रिजेक्ट भी कर सकती है। इन विच केस गवर्नर हैड नो ऑप्शन बट टू गिव हिज एसेंट। तो उस केस में कि गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं है कि
वो अपनी बात उन पे थोपे ही, बल्कि अब उनको एसेंट दे देना होगा। और नाउ दिस वाज नॉट अ केस व्हेन द गवर्नर हैड आस्क्ड द असेंबली टू रिकंसीडर द बिल और हैड रिकमेंडेड चेंजेस। और यहाँ पे ये भी नहीं है कि उन्होंने गवर्नर ने बोला है कि आप रिकंसीडर कीजिए बिल को या फिर रिकमेंड कीजिए या फिर उसमें चेंजेस लाने के लिए भी नहीं बोला है। ही हैड ओनली कम्युनिकेटेड टू द असेंबली ऑन नवंबर 13 दैट ही विदहेल्ड एसेंट। उन्होंने सिर्फ इतना बोला नवंबर 13 को कि वो इस बिल को अपने पास रख रहे हैं। द बिल वेर नॉट टेक्निकली सेंट बैक टू द असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। और उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेजा। और मिस्टर वेंकट रमानी आर्ग्यूड, सो यू हैव आर सेइंग द गवर्नर कैन जस्ट विथहोल्ड कंसेंट एंड वर्चुअली किल द बिल। और वेंकट रमानी आर्ग्यूड करते हैं कि इसका तो यही मतलब हुआ कि गवर्नर है ना कोई भी बिल को अपने पास रख लेंगे और उस बिल को खत्म कर देंगे। चीफ जस्टिस आस्क्ड, और ये जो अटॉर्नी जनरल सबमिशन seemed to indicate that 10 bill were not reenacted but were considered as fresh bills, in which case governor had exercised his option under article 200 to refer the president। और इन्होंने बोला कि अटॉर्नी जनरल ने ये जो 10 बिल्स है वो री एनेक्ट भी नहीं किया गया है बट वो कंसीडर कर दिया गया है फ्रेश बिल के लिए। और उसको गवर्नर ने क्या किया कि वो आर्टिकल 200 के तहत वो गवर्नर बोले कि मैं इसको प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट को रेफर करता हूँ। और जो सीनियर एडवोकेट्स है एम सिंघवी एंड पी विल्सन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट आस्क्ड वेदर द अटॉर्नी जनरल से सबमिशन इम्प्लाइड एज द असेंबली हैड पास्ड ए घोस्ट। तो ये जो कह रहे हैं क्या कि ये जो सीनियर जो एडवोकेट है एम सिंघवी और जो पी विल्सन वो स्टेट गवर्नमेंट से के लिए कि ये जो अटॉर्नी जनरल है का जो सबमिशन हुआ है तो क्या ये घोस्ट की तरह काम कर रहे हैं। और नवंबर 18 को, और फिर देयर इज नो फोर्थ कैटेगरी ऑफ विदहोल्डिंग द सेंट एंड कीपिंग इट हैंगिंग। और कोई भी फोर्थ कैटेगरी है ही नहीं कि वो विथहोल्ड करके रख ले या फिर है ना उस बिल को लटका दे। गवर्नर कैन नॉट कीप द बिल हैंगिंग और पेरेनियली कि वो सालों साल तक है ना बिल को नहीं लटका सकते गवर्नर। और दैट मीन्स द असेंबली रीपासेज ऑफ द बिल ऑन नवंबर 18 वाज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। मिस्टर सिंघवी ने बोला है कि इसका मतलब यही है कि असेंबली जो है ना फिर से रीपास करे उस बिल को नवंबर 18 और ये एक बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। और मिस्टर विल्सन सेड गवर्नर वाज आर्ग्यूइंग दैट ही हैड किल्ड द बिल। और मिस्टर विल्सन ने ये कहा कि गवर्नर ने इस बिल को खत्म कर दिया है। Mr. Singhvi said governor had never in the past denied the court that he had returned the bill। और गवर्नर ने कभी भी कोर्ट में डिनाई नहीं किया कि उन्होंने रिटर्न कर दिया है बिल को। मिस्टर वेंकट रमानी said assemblies repasses of the bill so that it did not care for governor consent। और ये जो है और मिस्टर रमानी का ये भी कहना वेंकट रमानी का ये भी कहना है कि और ये जो असेंबली का फिर से जो पास कर दिया गया है बिल को तो उसका मतलब यही है कि वो गवर्नर के कंसेंट को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं। और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ टुवर्ड द एंड ऑफ हियरिंग अर्ज द गवर्नर टू रिसॉल्व द इम्पासेस विद द चीफ मिनिस्टर। और उन्होंने जो चीफ जस्टिस है ये बोला है कि गवर्नर को चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ करके ये सारे मैटर को रिसॉल्व करना चाहिए। सो मेनी थिंग्स नीड टू बी डिसॉल्व्ड बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। और बहुत सारी चीजें हैं ये सॉल्व करने के लिए। प्लीज आस्क द गवर्नर टू engage with the chief minister, let them sit down and discuss, CJI told Mr. वेंकट रमानी। और उन्होंने ये बोला कि जब चीफ मिनिस्टर और जो गवर्नर है वो साथ में बैठेंगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे लूप होल है कहाँ पे प्रॉब्लम है तभी जाके इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। अटॉर्नी जनरल रिस्पॉन्स वाज ए ब्लीक वन। और अटॉर्नी जनरल का भी रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं था। ही सेड देयर वाज ए केसेस व्हेन बोथ डू नॉट हैव एनी बोन होमी। तो उनका साथ ये कहना है कि ये दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन जो चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर के वो ठीक नहीं है। द कोर्ट एडजॉर्न द केस टू दिसंबर 8। और कोर्ट जो है उस ये जो केस है उसको वो खत्म कर देगी दिसंबर 8 को। इवन एज मिस्टर सिंघवी सेड द प्रेसिडेंट शुड नॉट प्रोसेस द बिल बाय दैट टाइम। और अभी वो मिस्टर सिंघवी का ये भी कहना है कि अब ये जो बिल को है ना प्रेसिडेंट भी प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। दे नो वी आर हेयर, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अश्योर दैट स्टेट गवर्नमेंट है। और ये चंद्रचूड़ साहब ने ये बोला है कि प्रेसिडेंट से जानते हैं कि वी आर हेयर और हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं।
तो ठीक है, अभी तो हमने सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए और थैंक यू वेरी मच और इसी तरह से आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे अपार्ट फ्रॉम जो पॉलिटिकल का वो आर्टिकल्स है वो मैंने छोड़ दिया है और जो भी इलेक्शंस हो रहा है उसके रिगार्डिंग जितने भी आर्टिकल्स हैं मैंने वो भी छोड़ दिया है क्योंकि उन सब में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। सो थैंक यू वेरी मच।